आज मैं आपको समास पढ़ाने जा रही हूँ। पहले हम समास की परिभाषा बताएंगे। हम आपको तत्पुरुष समास समझाएंगे, लेकिन उसके पहले समास की परिभाषा समझाना मैं जरूरी समझती हूँ। समास का अर्थ है संक्षेप। एक से अधिक पदों को मिलाकर एक स्वतंत्र पद बनाना समास कहलाता है। समास करना कहलाता है। जैसे आपने एक से अधिक पदों को मिला दिया, दो पद मिला दिए और एक पद बन गया, तो क्या हो जाएगा? समास। समास किए हुए पदों को समस्त पद कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति ही। इन दो पदों में समास करने पर नया पद क्या बनेगा? राष्ट्रपति ही। राष्ट्रपति। ये आपका हो गया समास। यहाँ क्या था? विग्रह किया था। समासों को समझने के लिए कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लीजिए। जैसे समस्त पद। समस्त पद क्या है? पदों में समास करने से बना नया पद। जैसे ये नया पद बना था राष्ट्रपति। जैसे वनवासः क्या बन गया? समस्त पद क्या बनेगा? वनवासः। वने और वासा पदों को मिलाकर वनवासा एक समस्त पद बना है। देखा बच्चों? वनवासा क्या हो गया? समस्त पद बना है। पूर्व पद। समस्त पद का पहला अंश। समस्त पद का क्या होता है? पहला अंश। पूर्व पद किसको कहते हैं? समस्त पद के पहले अंश को। जैसे जो समास बनने से पूर्व स्वतंत्र शब्द था, समस्त पद में पूर्व पद कहलाता है। जैसे वनवासा में वन क्या है? पूर्व पद है, और वासा क्या है? पर पद है। उत्तर पद। उत्तर पद को हो या पर पद को हो। जैसे उत्तर पद। उत्तर अर्थात बाद का पद। वन क्या था यहाँ पर? बच्चों देखो, ये वने है, ये हो गया पूर्व पद यानी पहले का पद। वासा क्या हो गया? उत्तर पद। उत्तर का अर्थ होता है बाद में जो आता है। समस्त पद का दूसरा खंड उत्तर पद कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वनवासा में वासा या राष्ट्रपति में पति उत्तर पद है। उत्तर पद का अर्थ है बाद का पद, और पूर्व पद का अर्थ है जो पहले। पूर्व का अर्थ ही पहला होता है। ठीक है? जैसे राष्ट्र इसमें था, पूर्व पद है, और पति क्या है? उत्तर पद है। समास के निम्नलिखित भेद ये पाठ्यक्रम में निर्धारित भी किए गए हैं। ठीक है? अब हम आपको सिलेबस के अंतर्गत आपका जो तत्पुरुष समास है उसे हम आपको समझाने जा रहे हैं। कैसे? परिभाषा पहले हम बताएंगे आपको। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें प्रायः उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। प्रधान मतलब मुख्य पद। प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य। इसकी दूसरी पहचान ये है कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। कब लोप हो जाता है? जब आप समास कर देते हो। जब विग्रह करते हो तब तो विभक्ति रहती है, लेकिन जब आप उसका लोप कर देते हो, जब लोप हो जाता है, कब लोप हो जाता है? जब आप समास बना देते हो। जैसे नृपस्य सेवकः। नृप सेवकः, यहाँ पूर्व पद नृपस्य है, उत्तर पद क्या है? सेवकः है। वाक्य में क्रिया का रूप सेवक के अनुसार ही बनेगा। ठीक है? जैसे नृप सेवकः। अब क्रिया जैसे नृप सेवकः गच्छति। सेवकः गच्छति एक वचन है तो एक वचन बन गया। अब यहाँ पर नृप सेवको यानी सेवक दो हैं, राजा के दो सेवक हैं, इसलिए क्या हो गया? बालका बालको। दो सेवका सेवको, यहाँ पर द्विवचन है। नृप सेवकाः गच्छन्ति। क्रिया कौन है? ये गच्छन्ति है। जैसे गच्छता, गच्छत, ये सब क्रिया है। आपको ऊपर बताया था वाक्य में क्रिया का रूप सेवक के अनुसार ही होगा। नृप सेवकाः, बहुत सारे सेवक हैं, तो क्या हो गया? गच्छन्ति। यहाँ पर क्या हो गया? गच्छन्ति बहुवचन लगेगा, क्रिया बहुवचन में आ गई। ठीक है? और इसके बाद हम आपको बताते हैं विभक्ति तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में पूर्व पद द्वितीया से सप्तमी तक किसी भी विभक्ति का हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि तत्पुरुष समास में
द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का हो सकता है कौन? पूर्व पद। जैसे आपने नृपस्य देखा था, ठीक है ना, तो इसमें षष्ठी लगा था तो षष्ठी विभक्ति लगी थी। ऐसे हम आपको अभी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी सारी सप्तमी तक समझाएंगे। इस आधार पर इसके क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिस विभक्ति का लोप हो जाता है वही तत्पुरुष का भेद होगा, वही तत्पुरुष का क्या होगा? भेद होगा। अब हम आपको द्वितीया तत्पुरुष समझाने जा रहे हैं। द्वितीया तत्पुरुष कैसे होता है? इसके पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति होती है जिसका समास होने पर समस्त पद में लोप हो जाता है। जैसे नरपतितः, नरकम पतितः, नरक में गिरा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि कहाँ कैसे लोप हुआ? यहाँ देखा, नरक पतितः समस्त पद है, ठीक है, और नरकम पतिता, इसमें नरकम में क्या लगी हुई है? द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और जब आपने इसका समास बनाया तो इस विभक्ति का नरकम जो द्वितीय विभक्ति लगी थी इसका लोप हो गया और सीधे नरक पतिता हो गया, नरक पतिता हो गया, ठीक है। ऐसे स्वर्ग गतः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्गम में आप देख रहे हैं द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और यहाँ स्वर्गगता में उसका लोप हो गया है। जब आपने समास किया तो विभक्ति का लोप हो गया। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, ये सुखम में जो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है उसका लोप यहाँ पर सुख में हो गया। सुख प्राप्त, सीधे सुख को प्राप्त हुआ। संकटापन्नः, संकटम आपन्नः, संकट को प्राप्त हुआ, संकट को प्राप्त हुआ। अब यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया। अब आप देखिए शरणापन्नः, शरणम आपन्नः, यानी शरण को प्राप्त हुआ। शरणम में जो ये द्वितीय विभक्ति थी उसका यहाँ पर लोप हो गया। जब आपने समास किया तो द्वितीय विभक्ति का लोप हो गया, जो अभी हमने आपको पहले समझाया था। शरणागतः, शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। यहाँ भी आप देख रहे हैं शरणम में द्वितीय विभक्ति है माँ, शरणम जैसे पुस्तकम, ठीक है, और यहाँ पे शरणागता में उसका लोप हो गया। अब हम आपको तृतीया तत्पुरुष समझाने जा रहे हैं। तृतीया तत्पुरुष में तृतीया विभक्ति लगती है, इसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है। तत्पुरुष समास की विभक्तियों के बारे में आप मुख्य रूप से समझ लीजिए कि जो पहला पद होता है, पूर्व पद यानी पहले पद में विभक्तियां लगती कौन सी? द्वितीया से सप्तमी तक। लेकिन जब समास हो जाता है, जिस समास होने पर समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण समझाती हूँ। हरित्रातः, हरिणात्रातः, तृतीया विभक्ति लगी हरिणा में, हरि द्वारा बचाया गया। देवदत्तः, देवेन दत्तः, जैसे बालकेन होता है ना तृतीय विभक्ति के एक वचन, ऐसे देवेन होता है। यहाँ पर देखो तृतीय विभक्ति लगी है, यहाँ पर देव में तृतीय विभक्ति का लोप हो गया, देव द्वारा दिया गया। ऐसे सर्पदष्टः, सर्पेण दष्टः, सर्प के द्वारा डसा गया। यहाँ पर तृतीय विभक्ति आप देख रहे हैं, ठीक है। मातृ समः, मात्रा समः, यानी माता के समान। पितृतुल्यः, पित्रातुल्यः, पिता के समान। यहाँ पित्रा में तृतीय विभक्ति लगी, पितृ के शब्द रूप चले हैं। और यहाँ पितृतुल्य में देखिए पितृ वैसे ही है। तो क्या होता है, जब समास बन जाता है तब क्या होता है? समास होने पर समस्त पद में इस व्यक्ति का लोप हो जाता है, और जब आप विग्रह करते हो तो उसमें विभक्तियां लग जाती हैं। अब हम आपको तृतीया के बाद चतुर्थी विभक्ति समझाने जा रहे हैं। अभी नहीं, अभी तृतीया के कुछ और उदाहरण हम आपको समझाएंगे। जैसे कि विद्याहीना, विद्याहीना, विद्या से हीन। विद्या, यहाँ विद्या बालिका के शब्द रूप चले, विद्या के शब्द रूप विद्याहीना। धनहीनः, धनेन हीनः,
धन से हीन, यहाँ पे देखो तृतीया विभक्ति लगी धनेन में, और यहाँ पर जब समस्त पद बना तो तृतीया विभक्ति का क्या हो गया, लोप हो गया। ज्ञान शून्य, ज्ञानेन शून्य, ज्ञान से शून्य, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। अब जब आपने समस्त पद किया तो इसमें तृतीया विभक्ति का ज्ञान में लोप हो गया, तो ज्ञान शून्य। अब हम आपको चतुर्थी विभक्ति समझा रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति में इसके पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति दो समय बताया जाता है। उस पूर्व पद में द्वितीया लगती है, पूर्व पद में तृतीया विभक्ति लगती है, पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति लगती है, और सबका नियम एक ही है। तत्पुरुष समास में सारी विभक्तियों का समास हो जाने पर समस्त पद में पूर्व पद की चतुर्थी विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप। लोप का अर्थ मतलब गायब हो जाता है। जैसे अब हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। द्विजार्थम, द्विजाए इदम, ब्राह्मण के लिए, ठीक है। पाठशाला, पाठाय शाला, यानी पाठ के लिए शाला। आप अभी तक सोचते हो पाठशाला क्यों कहा जाता है स्कूल को, यानी पाठ के लिए शाला, यानी जो आप पाठ पढ़ते हैं ना उसके लिए शाला, यानी वो जगह बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, पाठशाला। यहाँ देखो पाठाय में चतुर्थी एक वचन लगा हुआ है, और यहाँ पर जब इसको समस्त पद किया गया तो चतुर्थी एक वचन का लोप हो गया, और क्या हो गया, पाठशाला। पाकशाला यानी पाकाय शाला, पाक के लिए शाला, पाक मतलब खाना बनाने के लिए, जो पकाने के लिए जो चीज़ बनती है। पाकशाला क्या होता है, किचन जिसको आप कहते हो, ठीक है, रसोई। और यहाँ पर पकाए में चतुर्थी विभक्ति है, और यहाँ पर जब आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आप समस्त पद बनाते हैं तो चतुर्थी विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। काक बलि, काक का अर्थ होता है कौवा, काकेभ्यः बलि, कौओं के लिए अन्नदान। इसमें संस्कृत में बलि मतलब आप जो उनको खिलाते हैं, अन्नदान करते हैं। तो काकेभ्यः बहुत सारे कौवे थे, इसलिए यहाँ पर जो है चतुर्थी का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ाते हैं आपको भूत बलि। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, यानी भूतों के लिए बलि। बहुत सारे भूत थे इसलिए भूतेभ्यः लगे, चतुर्थी बहुवचन, ठीक है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः कहते हो, ठीक है ना। ऐसे भूताय, भूताभ्याम, भूतेभ्यः। गोहितम, गोभ्यः हितम, यहाँ भी देखो चतुर्थी, चतुर्थी का ये बहुवचन लगा हुआ है। गौओं के लिए हित, ठीक है, गौओं के लिए हित। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जैसे काक बलि, यहाँ पर इस समस्त पद में क्या था, ये काकेभ्यः, इसमें देखो बहुवचन लगा हुआ है चतुर्थी का, यहाँ पर उसका लोप हो गया, यानी वो गायब हो गई और सीधे समस्त पद बन गया। अब हम आपको पंचमी तत्पुरुष समास समझाते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास में इसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है, सेम वही नियम चलता है। समास होने पर पूर्व पद की पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मतलब वो खत्म हो जाती, गायब हो जाती है। जैसे वृक्ष पतितः, वृक्षात पतितः। वैसे भी जब कोई चीज गिरती है, दूर होती है, तो उसमें पंचमी लगती है, तो वही पेड़ से गिरा हुआ यानी वृक्ष से गिरा हुआ। चौर भयम, चौरात भयम, चोर से डर। यहाँ देखो चौरात में, वृक्षात में क्या लगी हुई है, पंचमी एक वचन। और यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि लोप हो जाता है, इस जगह बता रहे हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ वृक्ष पतितम में देखो लोप हो गया, चौर भयम में लोप हो गया। धर्म भ्रष्टः, धर्मात भ्रष्टः, ठीक है। धर्मात यानी धर्म से भ्रष्ट, धर्मात भ्रष्टा, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्टा का होगा। यहाँ पे भी पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। रोग मुक्तः, रोगात मुक्तः, देखो रोगात में पंचमी एक वचन लगी हुई है, रोग से मुक्त। दुष्ट भीति, दुष्टात भीति, दुष्ट से भय, भीति का अर्थ होता है भय। आप बस एक बार तत्पुरुष समास के नियम याद कर लीजिए कि पूर्व पद में विभक्ति का लोप हो जाता है। कब लोप हो जाता है, जब आप समस्त पद बनाते हैं, समास बनाते हो। अब हम आपको षष्ठी विभक्ति समझाते हैं। इसके पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होती है, किसमें, षष्ठी तत्पुरुष में।
समास होने पर समस्त पद में पूर्व पद की षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अब हम आपको उदाहरण समझाएंगे, जैसे कि नृप सेवकः, नृपस्य सेवकः, राजा का सेवक। नृपस्य में आप देख रहे हैं षष्ठी एक वचन लगा हुआ है। राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, यहाँ पे राजा की आप चलाएंगे शब्द रूप, तो ये राज्ञः षष्ठी का एक वचन है। राजा का सिपाही। तत्व ज्ञानम, तत्वस्य ज्ञानम, तत्व का ज्ञान। राजकुमारः, राज्ञः कुमारः, राजा का कुमार। राष्ट्रपति, राष्ट्रस्य पति, राष्ट्र का पति। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि राष्ट्रस्य षष्ठी एक वचन, इसमें राज्ञा में षष्ठी एक वचन, और जब आप इनको जोड़ते हैं तो ये तो कोई नहीं लिखा षष्ठी व्यक्ति का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति में देखिए लोप हो गया, राजकुमारा में लोप हो गया जब आपने समस्त पद बनाया। इसके लिए आपको शब्द रूप याद करने बहुत आवश्यक हैं। क्या है, एक बार आप याद कर लीजिए। अकारांत अकारांत की तरह बनते, उकारांत उकारांत की तरह बनते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे, बहुत सारे शब्द रूप उससे बन जाते हैं, तो आपको ये समास समझने में बहुत आसानी होगी। अब हम आपको समझाते हैं षष्ठी तत्पुरुष के और उदाहरण, जैसे आत्मवशम, आत्मनः वशम, अपने वश में। जल निधि, जलस्य निधि, जल का खजाना, निधि का अर्थ होता है खजाना। भिक्षा पात्रम, भिक्षायाः पात्रम, यानी भिक्षा का पात्र। क्या हो गया, भिक्षा का पात्र। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्या का घर, आलय का अर्थ होता है घर। ठीक है, जैसे पुस्तकालय पुस्तक का घर। शिव मंदिरम, शिवस्य मंदिरम, शिव का मंदिर, शिव का मंदिर। देवालयः, आलय का अर्थ बताया था ना, अब देवस्य आलयः, देवता का मंदिर। ठीक है, आलय, अब देवालय भगवान का तो मंदिर ही होगा, उनका घर। आपने ध्यान दिया कि जैसे विद्या में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि षष्ठी एक वचन लगा हुआ है। अब जब आप यहाँ पर देखते हैं तो आप देखते हैं उसका लोप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर समास बन गया है। भिक्षा पात्रम में ये समास है, समस्त पद है, तो यहाँ पर भिक्षाया में जो षष्ठी विभक्ति लगी उसका लोप हो गया। ठीक है, अब हम आपको सप्तमी तत्पुरुष समास समझाते हैं। इसके पूर्व पद में सप्तमी विभक्ति होती है तथा समस्त पद में पूर्व पद की इस सप्तमी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अध्ययन पटु, अध्ययने पटु, अध्ययने में क्या लगा हुआ है, सप्तमी एक वचन, अध्ययन में पटु। वाक् पटु, वाचि पटु, यानी वाणी में चतुर। वीणा दक्षा, वीणायाम दक्षा, वीणा में दक्ष, वीणा में दक्ष। यहाँ आप देख रहे हैं वीणायाम, वच्ची, अध्ययने, इन सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन आप जब समास बनाते हैं तो देख रहे हैं आप इनमें सब में, इनमें विभक्ति का लोप हो गया। और विभक्ति का लोप हो जाने से क्या होता है कि समास बन जाता है। जब समास बनाने के बनाओगे तो विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब आप विग्रह करोगे तो इसमें आप जो है विभक्ति लग जाएगी। इसमें आप बहुत एक बार मैं आपको बताती हूँ कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास मुख्य होता है कि ये विभक्तियों का समास है। इसमें पूर्व पद में क्या होता है, विभक्ति लगती है, और जब आप समास कर देते हैं, आप समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे आपको हमने बताया, और ये कहाँ तक चलती है, द्वितीया से सप्तमी तक। आपने देखा है इसके 6 भेद होते हैं। हमने आपको भी बताया था, इसके पहले भी हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं। द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और इसके 6 भेद होते हैं। 6 क्यों होते हैं, द्वितीया 1, तृतीया 2, चतुर्थी 3, पंचमी 6, षष्ठी 5, सप्तमी
6 हो गए। अब आप बस कुछ कठिन नहीं है। द्वितीया में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। विभक्ति जब आप जो है विग्रह करेंगे द्वितीया विभक्ति में तो विभक्ति लग जाएगी। जब आप समास बनाएंगे तो उसमें विभक्ति का लोप हो जाएगा। तृतीया देखिए आप, तृतीया में ऐसे ही तृतीया में होगा। आप जब विग्रह करेंगे तो आपका जो है इसमें तृतीया विभक्ति लग जाएगी। और यहाँ पर देखो ये विभक्ति का लोप हो गया। यहाँ विभक्ति का लोप है, यहाँ विभक्ति लगी हुई है। चतुर्थी में आपको दिखाते हैं। चतुर्थी विभक्ति में भी ऐसा है। पाठशाला, पाठशाला, पाठाय में देखो लगा हुआ है, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, और पाठशाला में लोप हो गया है। ऐसे पंचमी विभक्ति में भी है। वृक्षात्पतिता, इसमें वृक्षात्पतिता है तो इसमें आप देख रहे हैं विभक्ति लगी, यहाँ पर उसका लोप हो गया है वृक्ष में। और ऐसे ही आप षष्ठी तत्पुरुष देखिए, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नृपस सेवका में विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी एक वचन है, और नृप सेवका में इसका लोप हो गया है। आप राजकुमारा में देखिए, राज्ञा कुमारा, ठीक है, राजकुमार में विभक्ति का लोप हो गया। राज्ञा कुमार में जब आप उसका विग्रह करते हैं तो वहाँ पर विभक्ति लग जाती है। ऐसे हम आपको सप्तमी विभक्ति बताते हैं। सप्तमी विभक्ति में देखिए अध्ययन पटु, इसमें कोई विभक्ति नहीं लगी हुई, ये समस्त पद है, और अध्ययन पटु ये विग्रह है तो इसमें सप्तमी एक वचन लग गया है। वीणा दक्षा में देखिए, वीणा दक्षा में यहाँ पर इस समस्त पद में कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है, यहाँ पर विभक्ति लगी है। इस तरह से आप तत्पुरुष समास को 1 2 3 बार आप पढ़िए, आप खूब अच्छे से सुनिए मैंने कैसे समझाया है। आपको हमेशा के लिए तत्पुरुष समास के 6 भेद अच्छी तरह से आपको आ जाएंगे।